नमस्कार। सीजीवाल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद जो हालात बने हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है वो उसे किस रूप में देखते हैं, क्या है उस वर्तमान स्थिति? स्थिति चिंताजनक है, काफी चिंताजनक है। जितने प्रकरण पिछले दौर में हाईएस्ट नहीं आए थे उससे 3 गुने से ज्यादा अभी प्रकरण हमारे आ रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरह से एहतियात बरतने की कोशिश हो रही है, लोगों का सहयोग मांगा जा रहा है, कुछ प्रशासनिक कदम भी उठाए जा रहे हैं, इसके फैलने के दर पे काबू किया जा सके, इसको धीमा किया जा सके और उसके बाद सब व्यवहार मेंटेन करें, एक दूरी बनाने का, हाथों को साफ रखने का और मास्क पहनने का। तब उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में लॉकडाउन के बाद की स्थितियों में भी हम लोग इसको नियंत्रित कर पाएंगे। बहुत कठिनाई हो रही जी, तो तकनीकी रूप से जो पॉजिटिविटी रेट है वो किस स्थिति में है, उसे अपन किस तरह से आंक सकते हैं कि आकलन कैसा कर रहे हैं? 5 से ऊपर गंभीर चिंता की बात हो जाती है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में 26 से ऊपर है। जी, बहुत चिंताजनक है जी। तो ऐसी स्थिति में कई तरह से खबरें आ रही हैं कि बेड की कमी है और कुछ इंजेक्शन और जो जरूरी चीजें हैं उसकी भी कमी की चर्चाएं हैं। इसको लेके किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? ये बातें सही हैं कि आईसीयू के बिस्तरों की गंभीर कमी है, बड़ी कमी है और वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो कम समय में खड़ा भी नहीं किया जा सकता। ये लंबे समय में इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है और जितना हम कर पाए, जितना नहीं कर पाए, आज उसकी सीमाएं हैं। एक सीमा से ज्यादा, मेरे ख्याल से 800-900 बिस्तर, 1000 बिस्तर से ज्यादा छत्तीसगढ़ में आईसीयू के नहीं होंगे। और जहां तक अन्य व्यवस्थाएं हैं, दवाइयों की आपने कहा, तो अभी कुछ होड़ सी मच गई है रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए। लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठ गई है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन ही रामबाण है, इसको लगा लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, आप बच जाएंगे। जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ ही परिस्थितियों में इसका उपयोग होता है और वो उपयोग अगर आपने कर लिया तो अगर उसकी आवश्यकता है तो ठीक है। 80% से ज्यादा प्रकरण बहुत हल्के प्रकार के होते हैं और इसमें रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सारे के सारे लोगों के मन में ऐसी बात आ गई है कि थोड़े भी लक्षण आए तो रेमडेसिविर ले लीजिए। तो ये एक कारण ये है और उसका बनना भी, उसका मैन्युफैक्चर भी देश में कम हो गया था क्योंकि कोरोना भी कम हो गया था। अब उन्होंने बढ़ाने की बात की है। हमने भी सरकारी लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे चर्चाएं की हैं, केंद्र सरकार के अधिकारियों के माध्यम से चर्चा की है, राजनीतिक स्तर पे भी चर्चा की है और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ न कुछ सप्लाई मिले। लेकिन ये गलत धारणा संभव हो सके तो लोगों को त्यागनी चाहिए। रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है और सामान्य परिस्थिति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि किडनी पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। जी, जी। एक प्रश्न और उठ रहा है सिद्धेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ये बात कही जाती है कि कुछ लोग अस्पताल पहुंचने में देरी करते हैं, उसके कारण से स्थिति गंभीर होती है और इलाज करने में दिक्कत आती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी जो कोरोना की टेस्टिंग हो रही है उसमें एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट तो तुरंत मिल जा रही है, लेकिन जो आरटीपीसीआर की टेस्ट के रिपोर्ट मिलने में हमारे ही आसपास जैसे बिलासपुर में और कुछ रायपुर की भी जानकारी मिली है कि पिछले 5-6 तारीख को जिन लोगों ने टेस्ट कराया है उनकी अब तक रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। तो ऐसी स्थिति में एक भ्रम की स्थिति बन रही है। तो इस बारे में कोई जानकारी है और क्या इसका उपचार कर रहे हैं? क्या इसके लिए व्यवस्था वैकल्पिक कुछ की जा रही है क्या? परेशानी आ रही है आरटीपीसीआर टेस्टिंग में। जी, पहले पूल टेस्टिंग हो रही थी। एक टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए 5 सैंपल डाल दिए जाते थे और उनका परीक्षण किया जा रहा था, क्योंकि जो पॉजिटिविटी दर है ये बहुत कम थी। वरना आपने 5 अगर एक साथ डाला और वो पॉजिटिव आ गया तो 5 का फिर भाग करना पड़ता है। 2 को एक में करिए, 3 को एक में करिए, उदाहरण के लिए। फिर आपने टेस्ट किया, मान लीजिए दोनों में एक पॉजिटिव आ गया तो फिर 2 का अलग अलग करिए और फिर 3 का अलग अलग करिए, तो 6 बार टेस्ट करना पड़ता है।
इसलिए जो हमारे विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये निर्णय किया है कि इतना ज्यादा पॉजिटिविटी है तो इंडिविजुअल टेस्ट कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में एक ही सैंपल लेके डाल रहे हैं, पूलिंग को उन्हें बंद कर दिया है। तो आरटीपीसीआर जितना किया जा सकता था वो हो नहीं पा रहा है, सैंपल बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं, आरटीपीसीआर की क्षमता से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं। तो एक क्षमता बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, नए लेबोरेटरीज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में इसके टेस्टिंग के लिए व्यवस्था कर दी है, इसके रेट निर्धारित कर दिए हैं कि निजी क्षेत्र में भी जाके आप टेस्टिंग करा सकते हैं। और जिस बात के लिए आपने कहा कि टेस्टिंग के चलते मरीजों को अस्पताल आने में देरी हो रही है, उसमें मैं ये निवेदन करूंगा नागरिकों से कि आपको कोरोना का संक्रमण कितना प्रभावित किया है, इसका मापदंड क्या है। एक आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको बुखार है, बदन में दर्द है, लेकिन चिंता की बात जो आपने कहा कि देर से अस्पताल जा रहे हैं और देर से टेस्ट हो रहा है, इसलिए मृत्यु हो जा रही है क्योंकि आपको रिपोर्ट टाइम से नहीं मिल रही है। रिपोर्ट जब भी आए, मान लीजिए 20 दिन बाद रिपोर्ट आए, आप तो ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 लेवल देखिए कि ऑक्सीजन का लेवल क्या, आपके पास रिपोर्ट नहीं आई। मैं कह रहा हूं मान लीजिए 20 दिन रिपोर्ट नहीं आई, तो 20 दिन तो आपको इंतजार नहीं करना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक छोटी सी चीज है, आप SpO2 लेवल की अपनी जांच करिए और 94 से नीचे जैसे जाता है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की रुकने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास चले जाएं और उपचार अपना चालू कर लें। तो हालांकि आरटीपीसीआर टेस्ट में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया नए लैबोरेटरीज प्राइवेट सेक्टर को भी खोल दिया है फिर से, और टेस्टिंग भी जितना हम कर सकते हैं उतने ही सैंपल लीजिए, जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाइए वाली बात, तो उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में एंटीजन टेस्टिंग को भी बढ़ा रहे हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि एंटीजन टेस्टिंग ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि एंटीजन टेस्ट में अगर आप पॉजिटिव आ गए तो वो आरटीपीसीआर का और एंटीजन के टेस्ट में कोई अंतर नहीं। केवल एंटीजन टेस्ट में अगर आप नेगेटिव आते हैं और आपके लक्षण हैं तो आरटीपीसीआर कराने की जरूरत है, वरना दोनों टेस्ट करना भी नहीं चाहिए। और हम लोगों ने बोल भी दिया है, विभाग को बोला है कि डायरेक्शन निकाल दें कि एक बार जिनका पॉजिटिव आ गया एंटीजन में या ट्रूनेट में तो आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं है, वो सीधे आप भर्ती हो जाइए। जी। अब एक प्रश्न वैक्सीनेशन को लेकर है कि इसको लेकर भी बहुत तरह का भ्रम रहा है लोगों के दिमाग में कि टीकाकरण कराने से भी हमको अगर सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो क्यों टीकाकरण कराएं। तो अब उसमें जो और कुछ प्रकरण ऐसे भी आ रहे हैं देश के हिस्सों में कि डॉक्टरों ने भी कराया है, दोनों डोज ले लिया है, इसके बावजूद पॉजिटिव हो रहे हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए आपकी क्या, लोगों से आप क्या कहेंगे इस बारे में? टीकाकरण कराने का लाभ आपको जो है, एक मृत्यु के चांसेस नहीं के बराबर रह जाएंगे। आपको कोरोना फिर से हो सकता है लेकिन कोरोना का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि आपकी मृत्यु हो सके। 0 के बराबर चांस, अपवाद होता है लेकिन 0 के बराबर, उसके नजदीक से नजदीक। दूसरा, गंभीर लक्षण आपको कोरोना के नहीं होंगे। अगर आपने वैक्सीनेशन दोनों टीके लगा लिए हैं, कोरोना पहुंचेगा लेकिन गंभीर लक्षण नहीं होंगे, 0% के बराबर नजदीक, अपवाद को छोड़ के आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये वैक्सीनेशन के लाभ हैं। वैक्सीनेशन लगाने से आपको कोरोना होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। कोरोना आपको फिर भी हो सकता है, आप स्वयं हल्के पैमाने पे संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों को संक्रमण देने के आप माध्यम बन सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी ये मास्क लगाना, हाथ की सफाई रखना, एक शारीरिक दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ की जगह में नहीं जाना, ये आचरण आने वाले महीनों और साल 2 साल तक भी हमको करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये भी नहीं मालूम है कि वैक्सीन कितने दिन तक कारगर रहेगी। वैक्सीन का प्रभाव, वैज्ञानिकों को अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हानि नहीं है वैक्सीन की, लाभ ही लाभ है। जब तक इसका प्रभाव रहेगा, आपके जीवन को रक्षा है, गंभीर कोरोना के लक्षण से आप बचेंगे। कोरोना हो सकता है लेकिन हल्के पैमाने का होगा। सिद्धू जी, ये जो अभी एक बात और भी सामने आ रही है कि कई जगह वेंटिलेटर और इसकी कमी है, और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये बात हुई कि छत्तीसगढ़ को बड़ी संख्या में हमने वेंटिलेटर मुहैया कराए हैं। उसमें वास्तविक स्थिति क्या है, ये भी जानना चाहेंगे।
ये पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। जी जी, दिखाई दे रहा है जी। और जी, ये हाँ केंद्र सरकार के द्वारा दिए जी गए वेंटिलेटर्स की ये बयानी है। जी 230 वेंटिलेटर उनने दिए हैं। जी जहां जहां इनका वितरण हुआ है उसकी ये जानकारी है। जी जी और जहां ये उपयोग में आ रहे हैं, कभी खराब होते हैं तो ठीक कराना इत्यादि ये क्रम जी चलता रहता है। जी उसके उपयोग को बरकरार करने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये कुछ लोगों ने जो बयान दिया है जी, कि इसका उपयोग ही नहीं किया जा रहा है, हाँ तो जी 230 वेंटिलेटर, 160 ये बीएचईएल के माध्यम से, जी और 70 वेंटिलेटर जी एग्वा जी एजी जी वीए जी एग्वा कंपनी का है। जी ये इतने 230 वेंटिलेटर उनके तरफ से, जी केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध हुए थे। उपलब्ध हो जी जी। अभी एक कोरोना वैक्सीनेशन का उत्सव भी मनाया जा रहा है, इसकी भी चर्चा है। तो क्या छत्तीसगढ़ में उस तरह के उत्सव के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीन उपलब्ध है? यह भी स्पष्ट रूप से लोग जानना चाहेंगे। उत्सव की बात मेरे को समझ में नहीं आई, क्योंकि उत्सव में तो कोई विशेष चीज होती है। जी कोई सामान्य जीवन के शैली से हट के अगर आप कुछ करते हैं तो उसको उत्सव हम कहते हैं। जी दिवाली हो गया, होली हो गया, कोई जी दूसरा पर्व आ गया, जी सामान्य से हट के हम कोई चीज करते हैं। जी तो वैक्सीनेशन के संदर्भ में उतने वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है, जी उतने वैक्सीन ही निर्मित देश में नहीं हो रहे हैं जी कि उत्सव जैसी बात कोई की जाए जी कि हम 10 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगा दें। जी ना उतने वैक्सीन लगाने की क्षमता है और ना उतने वैक्सीन उपलब्ध है। उपलब्ध है जी। बातचीत के आखिरी दौर में हम स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि जो व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की तरफ से कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है और प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रही है, ऐसे समय में आम लोगों से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा एक सरकार और प्रशासन के नाते हुए मानते हैं? एक तो धैर्य बनाए रखना, क्योंकि कुछ दिनों का ये लॉकडाउन है, कोई बहुत लंबा चलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और इस दरमियान जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी कमियां हैं, आप जो आपके संपर्क के जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से बताएं। कोई आपके घर में तकलीफ हो रही है उनके माध्यम से बताएं। होम डिलीवरी इत्यादि की बातें हो रही हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से भी, पार्टी अपने तरफ से भी ये व्यवस्था बनाएगी, सरकार भी व्यवस्था बनाएगी कि जिन लोगों को दैनिक कार्य से, मजदूरी से जीवन चलाने की स्थिति रहती है, उनको खाने इत्यादि की कोई दिक्कत ना हो। आज ही मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग भी बुलाई थी और उसमें हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है कि अलग अलग निधियों के माध्यम से ये सामग्री एकत्रित करके हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के दरमियान कोई भी भूखा न सोए, कहीं किसी परिवार को ऐसी स्थिति, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चाहे वो सूखे राशन के रूप में हो, चाहे जिस रूप में भी होगा, राशन की कमी किसी भी एक भी नागरिक को छत्तीसगढ़ के ना हो जहां लॉकडाउन लगा है। ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और लॉकडाउन का स्वरूप, इसका प्रभाव क्या पड़ता है कोरोना के प्रसार में, अगर ये दिखता है कि उसने कोरोना के प्रसार को थाम दिया है, रोक लिया है, नीचे ले आया है, तो उस हिसाब से फिर आगे का निर्णय होना है। एक बार वो थम रहा है, फिर उसके बाद क्या नागरिक अपने बर्ताव से उसको रोक के रख सकेंगे। ये सारे निर्णय लॉकडाउन के 10वें दिन मुझे लगता है आमतौर पे एक आइडिया लगेगा, क्योंकि 5 दिन तक तो पुराने संक्रमण सामने आएंगे। अगर 5 दिन में आप संक्रमित होते हैं तो लॉकडाउन के 5वें दिन, तो लॉकडाउन के पहले का जो दिन है उसमें अगर आप संक्रमित हुए होंगे तब जानकारी लगेगी। 5वें दिन के बाद पता चलेगा कि लॉकडाउन के दरमियान कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। अमूमन 2 से 7 दिन माना जाता है, औसत में 5 दिन मानते हैं संक्रमण के लक्षण सामने आने में। कभी कभी 2 दिन में, कभी कभी 7 दिन में, औसतन 5 दिन में। तो उतने समय में ये अंदाज लग जाता है कि लॉकडाउन का प्रभाव संक्रमण को धीमा करने में कारगर हो रहा है कि नहीं। फिर उसके हिसाब से आगे की रणनीति, आगे के कामकाज को कैसे आगे बढ़ाना, उस पर निर्णय होगा। कोरोना अनिश्चितताओं का दूसरा नाम है और इस दौर में भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। हमने कोशिश की कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी से बात कर उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, और इसके लिए अपने व्यस्त समय में से
हमारे लिए समय, इस बातचीत के लिए समय निकालने के लिए टी.एस. सिंहदेव जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद रुद्र जी। नमस्कार। नमस्कार।